स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एएसओ मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का हम लोग आज सल्यूशन देखेंगे और हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो बीपीएससी का अभी का जो पैटर्न चल रहा है वो क्या है और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो एडिटोरिया का हम लोग सेट सल्यूशन जो देख रहे हैं, तो उसका क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न दोनों मैच कर रहा है। तो ही हम ये समझ सकते हैं कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आ रहा है आज के पैटर्न में, उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, कितना वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस से या फिर करंट अफेयर से या फिर हिस्ट्री वगैरह से। तो जब तक हम इसका एनालिसिस सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेट लगा रहे हैं एडिटोरिया का या फिर खान सर का, तो फिर इसमें क्या हमें परिवर्तन किया जा सकता है या फिर वो जो हम तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये इसका सिर्फ सल्यूशन देखने के हिसाब से नहीं देखेंगे, इससे हम लोग इस हिसाब से देखेंगे कि हम लोग की तैयारी सही दिशा में जा रही है कि नहीं, इस दिशा में हम लोग इसे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन एडिटोरिया में पहले ही आ चुका है। आप कोई सेट अगर बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ है, मुंगेर में है। इन्होंने सही ऑप्शन टिक किया है। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से अपने गर्म जल स्रोत जैसे कि ऋषि कुंड और सीता कुंड के लिए जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऋषि कुंड और सीता कुंड कहाँ पे है, तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन से इधर क्वेश्चन आपको भी मैच कर रहा है, आगे पता चल रहा है ऋषि कुंड और सीता कुंड। तो पहला का ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है केसरिया चोर आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है। ये देखिए लगातार पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और एडिटोरिया में भी बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन कराया जाता है। अब देखिए केसरिया चोर आर्द्र भूमि कहाँ पे स्थित है, तो नाम से ही पता चल रहा है, आप आंसर लगा सकते हैं पूर्वी चंपारण। केसरिया जो अपने विश्व प्रसिद्ध विशाल, ये देखिए हाँ ये मैं बता दूं कि ये यहाँ जी आर्द्र भूमि जो है आपको पूर्वी चंपारण में स्थित है। और एक साथ साथ एक चीज और ये होता है ना कि केसरिया में एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे अब विश्व प्रसिद्ध विशाल बौद्ध स्तूप के लिए भी केसरिया जाना जाता है। तो ये सही हो गया। तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सी प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा दिया हुआ है, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल दिया हुआ है, महाबोधि विहार दिया है, कुम्हरार पटना दिया हुआ है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, आंसर क्या हो जाता है, महाबोधि विहार हो जाता है। इसको 2002 ईस्वी में यूनेस्को में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जबकि आप ये यहाँ पर देखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसे अभी तक शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल जो इसे अभी शामिल नहीं किया गया है, शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक और जो शामिल हुआ है आपको नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, इसे 2016 में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो बिहार का आपको क्या हो जाएगा, 2 धरोहर स्थल आप देख लिए जो शामिल है, जबकि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ आपको सासाराम में है, ये शामिल नहीं है। और ये तो मैंने बताया है विक्रमशिला मठ प्राचीन स्थल से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कुम्हरार जो कि पटना में है ना, ये क्या है आपको कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का जो यहाँ नींव का पता चलता है कुम्हरार पटना में। तो निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है। अब देखिए शुरू का 3 क्वेश्चन आपको बिहार से प्राप्त हुआ, ठीक है। और उसमें भी आप देखिएगा कि एडिटोरियल क्वेश्चन में बिहार से कुछ क्वेश्चन दिया जाता है। तो सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन भी आसान आ रहा है बिहार से। निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम
परियोजना से संबंधित है। देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ये किससे है आपको, गोदावरी से संबंधित है, गोदावरी से संबंधित है। तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाई जा रही एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ना व सिंचाई और बिजली का उत्पादन करना है। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ने का भी काम इस पे हो रहा है। तो पोलावरम परियोजना आप याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे बना रहा है, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है। जोग एवं गोरसप्पा जलप्रपात जो कहा जाता है श्रावस्ती नदी पे है, और ये जो है आपको कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। आपको भारत का ये सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। इसकी लंबाई जो है आपको 253 मीटर है। तो ठीक है, सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में ये क्या है, सबसे ऊंचा जो जितना है उसमें एक है ये भी। तो ये आपको ध्यान में रखें। आसान क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको मिल गया। तो अभी जितना क्वेश्चन आ रहा है वो आसान क्वेश्चन आपको मिलता जा रहा है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन सा शहर BHEL भेल से संबंधित नहीं है। देखिए भोपाल दिया हुआ है, हरिद्वार दिया हुआ है, हैदराबाद दिया है, लखनऊ दिया हुआ है। देखिए भोपाल जो है, भोपाल में आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसका इकाई है वहां पे, तो ये सही हो जाएगा। इस यहाँ पे आपको HEP हेब्बी इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित है भोपाल में। वही यहाँ देखिएगा अगर क्या कहते हैं हरिद्वार में, तो HEEP हेब्बी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट यहाँ पे आपको हरिद्वार में स्थापित है। जबकि हैदराबाद में देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या है आपको HEEP है। तो ये सारा जगह आपको बेल का जो है प्लांट आपको दिखेगा, जो कि लखनऊ में ये प्लांट नहीं है। तो ये आंसर आपका सही हो गया। 7 नंबर पे आइए, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है। अब देखिए ऑप्शन दिया है, उच्चावच मृदा तथा अपवाह, वर्षा ऋतु तापमान तथा कृषि क्षेत्र, वनस्पति मृदा तथा भूमि का उपयोग, उच्चावच भूमि उपयोग तथा निबल बोया क्षेत्र। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑप्शन भी पढ़ते जा रहे हैं, सारा ऑप्शन देख रहे हैं। मैं आंसर सीधे सीधे आपको बता सकता, लेकिन ये आदत आपको बीपीएससी के एग्जाम में नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप ये आदत लगाइएगा, सीधा आपके क्वेश्चन पढ़े और सीधे दिमाग में आपको आंसर आया, टिक करके निकल गए, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई दूसरा ऑप्शन, उससे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आप गलत कर दीजिएगा। बीपीएससी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, जीके का क्वेश्चन को भी आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तो ही टिक करना पड़ेगा। आप एसएससी जो एग्जाम होता है, बिहार एसएससी या फिर सेंट्रल का एसएससी होता है, उसके तरफ टिक मारते हुए यहाँ जीके को नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1988-89 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन गया है, ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। कितना जलवायु क्षेत्र में? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। इन वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के अनुसार कृषि विकास को बनाना है। तो वहां जो संसाधन है उसी के आधार पर कृषि विकास को क्या करना है, बनाना है। तो इसमें क्या है कि इसके लिए मुख्य रूप से क्या किया गया, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और जल संसाधनों की उपलब्धता और फसल पैटर्न के आधार पर इसे बनाया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो बी क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहला क्या है, जलवायु। जलवायु में क्या होगा, वर्षा और तापमान हो जाता है। उसके बाद आपको मिट्टी का प्रकार हो जाता है, तो वर्षा तापमान तो जलवायु के अंदर आ गया। मिट्टी का प्रकार और जल साधनों की उपलब्धता और फसल पैटर्न या कृषि क्षेत्र, तो फसल पैटर्न और कृषि क्षेत्र ये आपको इसी आधार पर किया गया। ठीक है, तो आंसर आपको बी हो जाएगा। तो 8 नंबर पे आइए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग सही कीजिए। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य आपको कौन सा हो जाता है, गोवा हो जाता है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा हो जाता है, गोवा। यहाँ पे जो है 62
गोवा में 62.17% जनता जो है वो शहरों में रहती है। तो शहर ऐसा राज्य जो सब जगह शहर टाइप का बना हुआ है, गांव कम है, तो वो आपको क्या हो गया, गोवा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, तो शहरी आबादी वाला राज्य मतलब शहर में कौन सा ऐसा जिससे बहुत ज्यादा मतलब रहता है, तो ये आपको क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र में करीब करीब 5.08 करोड़ 5.08 करोड़ लोग क्या रहता है, महाराष्ट्र में आपको शहर में रहता है। तो ये देखिए आबादी मतलब गिनती के आधार पे ये सबसे ज्यादा हो गया। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला, तो ये तो जान ही रहे हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है, 1106। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1106 प्रति व्यक्ति यहाँ रहते हैं। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आंसर अरुणाचल प्रदेश इसका हो गया, डी का 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ डी का 2 किस में है, डी का 2 यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको एक ही को पकड़े, उसे पता चल गया। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट होते हैं, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाता है। तो ये क्या है, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से 2 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट जिले आते हैं। अब मध्य प्रदेश जिसके अंदर आपको दांतिया, टिमकगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह जैसे जिले आते हैं। तो ये सही हो गया, आपको 2 क्षेत्र में बटा हो गया, आपको एक उत्तर प्रदेश और एक आपको मध्य प्रदेश। यहां पे देखिए एसर्शन रीजन, देखिए हमेशा आप देखिएगा एडिटोरिया का क्वेश्चन में एसर्शन रीजन वाला दिया हुआ रहता है, तो बिल्कुल सही पैटर्न पे है उसका क्वेश्चन, इसी से हम लोग समझ में आ रहा है। भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एडिटोरिया के सेट में, ठीक है, और देखिए यही क्वेश्चन डाल दिया। अगर जो एडिटोरिया का सेट मार रहा था, इसे आसानी से क्या कर सकता है, सही कर सकता है। तो ये सही बात है कि पूर्वी तट पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज्यादा आता है, ठीक है। इसका कारण भी बहुत अच्छे से हम लोग उस समय देख लिए थे। तो क्या था, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं। इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी का अधिक तापमान, यहाँ का कम वायुदाब और प्रशांत महासागर से आने वाली चक्रवातों का प्रभाव यहाँ रहता है। तो ये तो सही हो गया। रीजन देखिए क्या कर रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी, देखिए सिर्फ कह दिया ही तो गलत हो गया ना, क्योंकि सिर्फ बंगाल की खाड़ी में नहीं आता है, आपको अरब सागर में भी चक्रवात आता है। कौन सा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में, थोड़ी ना अरब सागर में शीतोष्ण चक्रवात आएगा, वहां भी आता है, लेकिन ज्यादा कहाँ आता है, बंगाल की खाड़ी के पास आता है, क्योंकि ज्यादा तापमान हो गया, कम दाब हो गया, प्रशांत महासागर से आने वाला चक्रवात हो गया। तो ये सब इस सेशन तो सही कर रहा है, लेकिन रीजन को यहाँ पे क्या कर रहा है, गलत कर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपको ये सही है, आर आपको गलत है। ये एकदम एडिटोरिया का क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पे। प्राच्यवादी प्रभाव में कौन सा संस्थान स्थापित किए गए थे, तो प्राच्यवादी प्रभाव में कहा जा रहा है कि ये मतलब प्राच्यवादी प्रभाव का क्या मतलब हो गया, एक तरह का विचारधारा जिसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और पारंपरिक भाषाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाना, उसे ही प्राच्यवादी प्रभाव कहते हैं। तो इसी के आधार पर क्या क्या स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो यह है कोलकाता मदरसा जो है 1781 में स्थापित किया गया था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और अरबी फारसी भाषाओं के अध्ययन के लिए किया गया था। ये प्राच्यवादी संस्थान है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और अरबी फारसी भाषाओं के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी, कोलकाता मदरसा का। अब देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था, एशिया के इतिहास, नागरिक शास्त्र और विज्ञान की खोज करना तथा प्राच्यवाद का सबसे ये प्रमुख केंद्र था। तो ये भी हो गया। अब बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो इसकी जोनाथन डंकन ने किया था इसे 1791 में इसकी स्थापना
जोनाथन डंकन ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू कानूनों और दर्शन का अध्ययन करना। ये भी एक प्राच्यवादी संस्थान। तो ये देखिए 1791 यहाँ पे होना चाहिए था, 1794 एक्चुअली में, कि वो ईरा था, उसी समय ये चल रहा था। तो आप इससे भी सही ही कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 2 3, तीनों का तीनों हो जाएगा। ईस्वी के हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि संस्थान तो वही है ना, संस्थान के विषय में पूछा जा रहा है। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो इसमें क्या कहता है? उपयोगितावाद इसकी सिद्धांत है। तो इसमें ये देखिएगा कि उपयोगितावाद होता क्या है। तो जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल के विचारों के नेतृत्व में इस विचारधारा का क्या था? मानना था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही शासन का आधार होना चाहिए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही शासन का क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। तो यही मुख्य रूप से था। 13 नंबर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए बिहार से फिर क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन उधर था, चौथा क्वेश्चन यहां आपको आ गया बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो ये 28 अगस्त 1920 को, 28 अगस्त 1920 इसका आंसर हो जाता है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को भागलपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में भारी बहुमत से पारित किया गया था। जबकि 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये 1 अगस्त 1920 क्या हो जाएगा? इसी दिन क्या हुआ था? पूरा व्यापक स्तर पर पूरे भारत में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। लेकिन बिहार में जो है ये भारी बहुमत से जो समर्थन पारित किया गया था वो 28 अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पारित हुआ था। भागलपुर में ये हुआ था। आपको प्रिंस ऑफ वेल्स पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का कब किया था बहिष्कार? तो 22 दिसंबर 1921 को। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1921 को। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के राजकुमार थे, वे भारत दौरे पर थे। जब वे 22 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचे तो वहां असहयोग आंदोलन के दौरान उनके आगमन का कड़ा विरोध किया गया। पटना शहर में पूर्ण हड़ताल रखी गई और लोगों ने इस यात्रा का पूरी तरह से क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो 22 दिसंबर 1921 हो जाएगा। 15 नंबर पे आइए। देखिए 15 नंबर में है कि मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एडिटोरिया में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी एडिटोरिया में आ चुका है। सबसे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ये 1870 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1870 ईस्वी में बना था और लंदन में मेरी कारपेंटर द्वारा इसे बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में समाज सुधार और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो मेरी कारपेंटर ये सही है आपको। इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1872 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में लंदन में ही किया गया था। आनंद मोहन बोस ने भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए इसे शुरू किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कब हुआ? 1866 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, वो भी लंदन में ही हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत की समस्याओं से अवगत कराना था और भारतीय हितों के लिए समर्थन जुटाना था। तो ये भी आपको क्या सही है। अब देखिए इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष, इसकी स्थापना 1875 में कलकत्ता में किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना पैदा करना और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना था। तो सारा का सारा क्या है? सारा का सारा मिला हुआ है। बिल्कुल सही है ये। अब देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें।
तो प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस है, कैबिनेट मिशन है, बेबेल योजना है, इटली की घोषणा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बेबेल योजना हुआ था 1945 ईस्वी में, ठीक है, और उसके बाद आपको कैबिनेट मिशन आ गया 1946 ईस्वी में। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है, देखिए कैबिनेट मिशन जो है मार्च और मई में आया था, मार्च और मई लिख सकते हैं, मार्च और मई के महीने में था ये कैबिनेट मिशन। अब प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस जो था ये आपको 16 अगस्त 1946 को था, 16 अगस्त 1946 को। इटली का घोषणा पत्र जो था ये कब हुआ था आपको, 20 फरवरी 1947 को। तो अब देखिए इटली का घोषणा पत्र, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, तो ये घोषणा पत्र था। जबकि सीधी कार्रवाई दिवस जो था कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के समर्थन में एक आह्वान किया था कि जिसके बाद व्यापक सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। सीधी कार्रवाई दिवस इन्होंने मनाया था। कैबिनेट मिशन के बाद जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन पर चर्चा करने के लिए एक उच्च कमीशन भारत भेजा था। तो ये आपको कैबिनेट मिशन हो जाता है। अब बेबेल योजना क्या है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरण, ये देखिए बेबेल योजना हो जाता है जून 1945 में। लॉर्ड बेबल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए शिमला सम्मेलन के दौरान यह प्रस्ताव रखा था, बेबेल योजना। तो ये आप देख लिए यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपको क्या हो गया है 1945। तो बेबेल योजना एक नंबर, सॉरी बेबेल योजना ये 3 है यहाँ पे। उसके बाद आपको 1946 2 है, तो कैबिनेट मिशन उसके बाद दूसरा पे आ जाएगा, सीधी कार्रवाई दिवस, और लास्ट में इटली का 4 नंबर। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, और कभी कभी देखिएगा कि एडिटोरियल में भी लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल हरि देशमुख, जिसे बॉम्बे, छोटा हो गया था बहुत, गोपाल हरि देशमुख जिसे बॉम्बे के लोक हितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। अब ये देखना है कि ये कथन क्या है आपका, सही है या नहीं है। तो अब इसमें देखिएगा कि गोपाल हरि देशमुख को सबसे पहले तो लोकहितवादी कहा जाता है, सही चीज है। इन्होंने अपनी रचना सत्यपत्र के माध्यम से भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर क्या किया था, जोर दिया था। इन्होंने 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में हाथ से कती हुई खादी पहनकर हिस्सा लिया था, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति उनके समर्थन का एक बड़ा प्रतीक था। तो ये बिल्कुल सही हो गया। गोपाल हरि देशमुख जिसे लोकहितवादी भी कहते हैं, इन्होंने इस सबसे मेन चीज क्या हो गया कि 1876 में दिल्ली दरबार में हाथ से सिला हुआ क्या किए थे, खादी कपड़ा पहन के गए हुए थे। तो ये सही हो गया, स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर जोर दिया था इन्होंने। अब देखिए एक है भोलानाथ चंद्र जी, ये कह रहा है कि स्वदेशी बैंक, कंपनी, मिल और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा की थी। तो ये क्या है कि भोला चंद्र पांडे 1873 से 1876 के दौरान मुखर्जीज मैगजीन के लेख लिखकर ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी बैंकों, मिलों और कारखाने की स्थापना पर पुरजोर समर्थन किया था। 1873 से 1876 के बीच इनका एक मैगजीन था, मुखर्जीज मैगजीन। तो ये भी क्या हो गया, आपको सही हो गया। तो पहला और दूसरा क्या है, दोनों आपको सही जा रहा है। अब देखिए रविन्द्रनाथ ने 1857 में स्वदेशी भंडार शुरू किया था, ये भी क्या है, सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1857 ईस्वी कोलकाता में स्वदेशी भंडार, एक स्वदेशी वस्तुओं की दुकान की स्थापना की थी। अब देखिए सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया था। तो ये आपको सरला देवी जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। 1903 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने लक्ष्मी भंडार शुरू किया था। लक्ष्मी भंडार यहाँ देवी लिख दिया गया है, लेकिन इसको अगर इग्नोर करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
तो 1 2 3 4 सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो किस तरह का 4 का 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और सबको मतलब आपको टाइम टेकिंग दिया जा रहा है, इतना आसानी से आप मार के नहीं निकल सकते हैं। देखिए असर्शन रीजन फिर एक आ गया, आपको कहा जा रहा है कि राजा नारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता था। कथन ये है, रीजन कर रहा है, इन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की थी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है बंगाल का राष्ट्रवाद और हिंदू मेला, तो ये तो सही है कि इन्होंने हिंदू मेला की स्थापना की थी, राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी था, ये सही है। क्या एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करता है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए उनके राष्ट्रवाद का हिंदू मेला से क्या लेना देना था। तो जब तक ये बात नहीं हम लोग समझेंगे तो एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि ये राजा नारायण बोस जो थे 1826 से 1899 बंगाल पुनर्जागरण के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में की जाती है। उन्होंने 1866 में सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल फीलिंग की स्थापना की थी, जिसमें भारतीयों में स्वदेशी संस्कृति और गौरव के प्रति चेतना जगाई थी। तो ये वाला तो राष्ट्रवाद का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है, इसे भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। और हिंदू मेला ऑप्शन में जो हिंदू मेला का विषय में बोला जो जा रहा है, हिंदू मेला जिसे चैत्र मेला भी कहा जाता है, की शुरुआत 1867 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। इसके मुख्य संस्थापकों में नवगोपाल मित्र और राजनारायण बोस शामिल थे। राजनारायण बोस के विचारों और उनकी 1866 की रूपरेखा ने ही इस मेले की नींव रखी थी। और इसी कारण से क्या है कि राष्ट्रवाद के लिए ही इन्होंने हिंदू मेला की स्थापना भी की थी। तो ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, सही स्टिप आर का सही स्पष्टीकरण है, 1 नंबर हो जाएगा ये आपको। अब आते हैं हम लोग नीचे दिए गए कथन और उसके अभिकथन और दूसरे के कारण का वर्गीकृत किया जाना है। फिर वही कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए आता ही है कथन कारण क्वेश्चन, इसलिए हम लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की तर्क दिया था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बिल्कुल सही है ये। क्या कहते हैं, सही इसलिए है कि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने यंग इंडिया जो 1916 में प्रकाशित हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से तर्क दिया था। उन्होंने गरम दल के नजरिए से बात कही थी कि कांग्रेस की स्थापना उद्देश्य ब्रिटिश हितों को साधने के लिए था। ठीक है, उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना है और केवल गौण रूप से ही भारत की रक्षा करना था। तो अब इसमें देखिए कि ये तो बात सही हो गया ऊपर वाला कि उसके दिमाग के ऊपर, उन्होंने यंग इंडिया में इस बात का बताया भी था। और अगर इसका देखिएगा कि उनका ये कहना कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें ये क्या है कि इसका तथ्य है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के पीछे तर्क दिया गया था कि लाला लाजपत का मानना था कि 1857 जैसी किसी दूसरी बड़ी क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एओ ह्यूम की अध्यक्षता में जानबूझकर कांग्रेस जैसा मंच बनाया था ताकि भारतीयों का गुस्सा संवैधानिक तरीके से बाहर निकल न जाए और ब्रिटिश राज सुरक्षित बना रहे। मतलब संवैधानिक तरीका एक अपना दिया कि कुछ भी कहना है तो आइए मंच पे बैठिए और हमें बताइए, ये नहीं कि आप आंदोलन में उतर जाइए। इसलिए सुरक्षा भाल्व की तरह इसकी स्थापना किया गया था। तो ये भी क्या था, सही है। तो एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है असर्शन रीजन के लिए। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े उन कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था। तो ये जो है आपका गलत है।
क्योंकि उस समय क्या है कि कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और गांधी सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था। ब्रिटिश शासन लुप्त होने का मतलब है कुछ जगह तो सरकार बन गया था, ठीक है, समानता सरकार बन गया था, और कुछ जगह पे क्या था ना कि संचार के साधन को क्या किया गया था, ठप कर दिया गया था। तो वहाँ अंग्रेज अधिकारी या फिर अंग्रेज के सिपाही वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन कुछ जगह पे क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। तो ये आप सही मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और बॉम्बे के सतारा जिले में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार बना ली थी। ये भी क्या आपको सही है। अब देखिए चौथा में कह रहा है कि छात्र, मजदूर, किसान विद्रोह के आधार ये आधार थे। मतलब ये आंदोलन जो बताया जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आधार बताया जा रहा है कि छात्र, मजदूर, किसान विद्रोह ये आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार थे। ये भी सही है। किसान, मजदूर, छात्र ये सब तो आंदोलन में शामिल थे, लेकिन जो उच्च वर्ग थे और सरकारी नौकरशाह जो थे वो सरकार के साथ थे। उन्हें डर था कि हमारा भी हित इसमें कम हो जाएगा। तो आंसर ये भी आपको सही हो गया। तो एक छोड़ के और सारा क्या आपको सही है, तो बी नंबर आपको ये सही हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44, 43, 45 और 49 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 244 देखिएगा तो ये आपको क्या हो रहा है, सही हो रहा है। क्यों कि यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जाति क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था बनाने का अधिकार मिलता है। तो सही है। अनुच्छेद 243 किसके लिए है, तो पंचायती राज से संबंधित आपको हो गया। अनुच्छेद 245 किसके लिए है, तो यहाँ पे क्या है कि संसद और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार की बात करता है। तो जो संसद बनाएगा, जो राज्य बनाएगा, उस कानून के विस्तार की बात करता है। ये बताता है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, जबकि विधानमंडल अपने राज्य क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकता है। किसमें बताता है, 245 में। अनुच्छेद 249 ये तो आसान है। ये संसद को शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संसद को अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो अनुच्छेद 249 के तहत बना सकता है। तो ये हो गया आपको आंसर, इसका सारा एक्सप्लेनेशन भी आप देख लिए। अब देखिए 22 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद विषमता के उदाहरण है। तो एक तो संघवाद जो है उसके विषमता का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो विषमतापूर्ण संघवाद कहते किसको, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या है कि विषमतापूर्ण संघवाद का अर्थ है कि संघ की सभी इकाइयां जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और केंद्र के पास एक समान शक्ति या दर्जा नहीं होना। भारत में देखिए भारत किस किस से बना है, तो भारत क्या है कि 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश और केंद्र भी अपने आप में एक सरकार है। तो ये 3 तरह के सरकार से बना हुआ है भारत। तो क्या सबके पास समान शक्ति है, तो ये नहीं है। तो सही नहीं होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, विषमतापूर्ण संघवाद कहा जाता है। केंद्र के पास अधिक शक्ति दिखता है, ठीक है ना, राज्यों के पास से कम शक्ति दिखता है। और केंद्र शासित प्रदेश में भी देखिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या है, कुछ में सरकार है और कुछ में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो वहां पर भी आपको दिखेगा उनके शक्ति में भी क्या है, अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है, सरकार है। अभी आप यहाँ पे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी आपको क्या दिखा, सरकार। जिस लद्दाख है, आपको दादर नागर हवेली है, दमनदीप है, उसके बाद आप अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सीधे के सीधे केंद्र के कंट्रोल में है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह होता है।
तो सब जगह सरकार अलग अलग तरह का है, तो इसे ही विषमतापूर्ण सरकार कहते हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। देखिए राज्यसभा में अमेरिका के संविधान में जितना राज्य है सबका प्रतिनिधित्व बराबर होता है, लेकिन भारत में क्या है कि आपको राज्यसभा में देखिएगा तो 31 सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है, जबकि सिक्किम के पास कितना? 1 सीट है। दोनों राज्य ही हैं, लेकिन सीट क्या है? अलग अलग मिला है, तो विषमतापूर्ण है, तो ये सही है आपको। 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। सही बात है। तो 5वीं 6ठी अनुसूची क्या है? किसी राज्य के किसी क्षेत्र का अलग सारा महत्व बढ़ा दिया गया, उसकी संस्कृति के लिए, उसके क्या प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था कर दिया गया। ये भी क्या है? विषमतापूर्ण को ही बताता है। उसके बाद नीति आयोग की संरचना। देखिए नीति आयोग की संरचना में क्या होता है कि इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, सब राज्य का मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सब बैठ के इस पर चर्चा करते हैं। तो ये विषमतावाद नहीं है, इस समतावाद का उदाहरण। क्या है? समतावाद का उदाहरण। मतलब सबका बराबर महत्व है, अपना जाइए बात कीजिए विचार कीजिए, तो ये समतावाद का, ये आपको गलत हो गया। संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रावधान है ना, हम बताएं ही कि जितना राज्य को है उतना केंद्र शासित प्रदेश को नहीं। इवन केंद्र शासित प्रदेश में भी कुछ में सरकार वहाँ पे है, जैसे दिल्ली पौंडीचेरी में, और कुछ में सरकार नहीं है, तो वहाँ पर भी ये भी क्या हो गया? संघवाद का ही आपको उदाहरण है। तो 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4, 3 नहीं होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। अब देखिए अगर देखिए इसको अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो गलती कर दीजिएगा। जैसे आपको क्या लगेगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, लगेगा सही है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ करना, आपको लगेगा सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, आपको लगेगा सही है। हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, आपको लगेगा सही है। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अब आपको इसको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो बारीकी से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तो ये एच के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में एच जो है उसके अंतर्गत ये आता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानवर्धन व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना विकसित करने की बात कही गई है। तो इस पूरा लाइन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना आ गया, सही बात है। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के 51 के कम इस शब्दावली, मतलब इसमें क्या है कि जी में कहा गया है कि ये एच था, जी में बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। लेकिन इस शब्दावली में कहीं भी आसपास की स्वच्छता जैसा विशिष्ट शब्द को समाहित नहीं किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने तो कहता है, लेकिन ये शब्दावली जो है आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये हमारे लिए अलग हो गया। अब आगे देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये आपको आई के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये बात कहा गया थी, आई के अंतर्गत आ गया। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, अब यहाँ पे क्या है कि ये एफ के अंतर्गत आता है। इसमें हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व समझने और सुरक्षित रखने की बात की गई है। तो लेकिन ये वाला जो है आपको आसपास के वातावरण स्वच्छ रखना, ये बात शब्द नहीं आता है, ये विशिष्ट शब्द का उदाहरण नहीं है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? बी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो वही हो जाएगा। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? कोई बंदी है तो उसको सशरीर सामने लाइए, उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ है बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना। तो वाक्य विचार करने के लिए कह रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ भी गए हम लोग। ये क्या है? जो 5 तरह का रीट जारी किया जाता है उसके अंतर्गत ये है अनुच्छेद 32 के तहत। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया गया, सही बात है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को ये निर्णय लेने का अधिकार है। इस रीट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करता है। वही है ना, किसी को अगर पकड़ लिया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में
रीट कहता है कि आप उसको सशरीर न्यायालय के पास रखिए, और न्यायालय क्या करेगा, उस पर ये देखेगा कि आप उसे गलत ढंग से नहीं तो रख लिए हैं। अगर गलत ढंग से रख लिए हैं तो उसे वो रिलीज करने का आदेश आपको दे सकता है, छोड़ने का आदेश दे सकता है। तो क्या है, ये भी सही है। एक दोनों दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, एन माधव राव, MS सादुल्ला, सेठ नाम का चीज कोई नहीं था, सेठ दामोदर स्वरूप सेठ नहीं थे, NG अयंकर थे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सब थे, इसका अगर देखिएगा आप तो डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद अध्यक्ष थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी थे, N माधवराव थे, TT कृष्णाचारी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और DP खेतान की मृत्यु के बाद ही TT कृष्णाचारी इसमें आए थे। तो खेतान थे, सेठ नहीं थे। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी एडिटोरिया में पूछा जा चुका है। इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये बात सही नहीं है। 1964 में क्या कहते हैं, CBC की स्थापना की गई थी। CBC की स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, लेकिन वैधानिक दर्जा जो है इसे 2003 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 2003 में वैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य 3 आयुक्त होते हैं, ये गलत है। इसमें 1+2 होता है। एक हो गया आपको क्या, मुख्य सतर्कता आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सिर्फ कौन सा सही है? केवल एक आपको सही है, केवल एक सही है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, धन विधेयक को कौन धन विधेयक बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का ये अधिकार होता है। तो कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, स्वतः ही उसे धन विधेयक योग्य बनाता है। ये क्या आपको सही है। अब देखिए, यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। गलत है, स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो इसे पारित माना जाता है। ये क्या है, सही है। तो आपको 2 गलत हो गया, और 1 और 3 आपका एक। अच्छा, 1 नंबर पे फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं गलत तो कुछ नहीं है। देखिए, कह रहा है कोई भी विधेयक जो किसी, यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, इस ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन फिर से आप समझना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है कि अनुच्छेद, देखिए धन विधेयक, धन 10 ऐसे हम याद करते हैं, धन 10 मतलब 10 का मतलब 110, धन क्या हो गया, 110, धन 10, इस तरह से याद रखते हैं। तो धन विधेयक 110 का 2 जो है ये बताता है कि, ये कहता है कि धन विधेयक केवल भारत सरकार के करों और संचित निधियों से संबंधित होगा। भारत सरकार के कर और संचित निधि से संबंधित होगा। इसमें देखिए, स्थानीय प्राधिकरण का बात कर दिया जा रहा है। तो धन विधेयक किसको कहेंगे? कर और जो संचित निधि से संबंधित होता है उसे ही हम लोग ये कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। तो स्थानीय प्राधिकरण से तो कहते नहीं, ये गलत हो गया। तो इसमें ये समझिए कि स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर पालिका द्वारा स्थानीय उद्देश्य के लिए कर लगाने या हटाने का प्रावधान अगर है तो उसे धन विधेयक की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण मतलब नगर पालिका अगर कोई काम करती है तो उसे धन विधेयक के अंदर नहीं आएगा। धन विधेयक के अंदर किसे लाया जाएगा? जो कि आपको भारत सरकार के करों और संचित निधि से संबंधित है। तो ये भी आपका गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या सही हो गया आपको? 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, और सिर्फ केवल 3 सही है। तो ये आपको सही हो जाएगा। कह रहा है
कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बेरोजगार युवाओं के लिए पेंशन योजना, वृद्ध विधवाओं के लिए पेंशन योजना, निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। यही सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना जो है आपको है 9 मई 2015 को इसकी व्यवस्था की गई थी। असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के लिए, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उनके लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, इसमें जो है उसको 10,000 से लेकर 5,000 तक, 1,000 से लेकर 5,000 तक गारंटी पेंशन की बात कही गई थी। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी। सही बात है। शुरुआत में केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, तो बेरोबारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि हिस्सा नहीं है, वो अपने ही आदेश को पलटते हुए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में उन्होंने इसका प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया था। तो ये सही हो गया। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते हैं। अनुच्छेद 368 तो देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत तो आपको ये है कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि संविधान प्रस्तावना भी क्या है, संविधान का ही पार्ट है, तो आप उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल भावना इससे बिगड़े नहीं, संविधान का मूल भावना बिगड़े नहीं। तो ये भी क्या आपको सही हो गया। प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। देखिए उसमें बहुत सारा बात किया गया प्रस्तावना में, आर्थिक सामाजिक न्याय का बात किया गया है, और भी सारा चीज़ का चर्चा किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय में जाके कह सकते हैं कि प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है तो आप हम एकदम अभी का भी हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये परिवर्तनीय योग्य नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय योग्य नहीं है। तो इस कारण से क्या है, ये आपको गलत हो जाए, 3 नंबर आपको गलत हो जा रहा है। 1, 2 आपका सही है। 1, 2, 1, 2, 1, 2 आपका सही है। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल सही है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। हाँ सही बात है। 15 + 7 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो 15 + 7 22 सदस्य इसमें होते हैं। समिति के कार्य लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 308 में निहित है। ये भी क्या है, सही है। तो उपयुक्त क्या हो गया, तीनों का तीनों सही हो गया। एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है? तो गया का गुड़ सही है, गया का गुड़ हो गया, तिलकुट हो गया, सही है। मुजफ्फरपुर का लीची सही है। मखाना नालंदा का नहीं, मखाना आपको उत्तर भारत में मिथिलांचल के आसपास जैसे कि पूर्णिया हो गया, दरभंगा, मधुबनी, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 2 सही है, ये तीसरा गलत है। अच्छा कह रहा है क्या कि गलत मेल खा रहा था, गलत मेल खा रहा तो ये ना हो जाएगा आंसर, सही करता तो वहां मारते। देखिए इस तरह से मिस्टेक हो सकता है। अब असर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है कि भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती के बिना राजकोषीय घाटा कम करने के वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP। देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है कि जो बुनियादी ढांचा है, जैसे कि आपको सड़क हो गया, रेलवे हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इसके संचालन का अधिकार जो है वो निजी क्षेत्र को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर दे दिया जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन देखिए, सुने होंगे रेलवे स्टेशन बिक गया, ये बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, तो इसके संचालन का अधिकार
निजी क्षेत्र को एक समय अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। उससे क्या हुआ, सरकार को पैसा प्राप्त हो गया, और ये कर के रूप में नहीं मिला है पैसा, किसका, इस पे आपको कर चुकाना है, और इस पैसे का इस्तेमाल सरकार जो है वो अपने अलग बुनियादी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च कर सकती है। तो सरकार को अगर नया रोड बनाना है, नया कुछ स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो ये पैसा सरकार कहीं से कर्ज के रूप में नहीं ले रही है, डायरेक्ट पूंजीगत रूप से आ जा रहा है सरकार के पास। तो इससे क्या हो रहा है कि राजकोषीय घाटा जो हो सकता था वो राजकोषीय घाटा नहीं होगा। तो इसी के लिए वित्तीय समीकरण मजबूत करने की उम्मीद है। सही बात है, सच्चाई पे है ये। तो अब देखिए कह रहा है कि संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाता है, जिससे इसे राजस्व व्यय के बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। सही चीज है कि ये देखिए, आप संपत्ति को लीज पे लगाए, वहां से पैसा आ रहा है, तो आपको इसका खर्च भी, जो व्यय भी करना पड़ेगा, वो अवसंरचना के निर्माण करने के लिए ही करना पड़ेगा। बस फायदा ये है कि आप उस संरचना को निर्माण करने के लिए अगर विश्व बैंक से या किसी और से टैक्स लेके आते, किसी दूसरे देश से लेके आते, कर्ज लेके आते, तो उस पर उसको आपको क्या करना पड़ता, टैक्स चुकाना पड़ता। तो टैक्स चुकाने में क्या होता है कि राजस्व, आप बजट जो है, बजट से ही आप क्या करते हैं, कर्ज जो लिए हैं उसका जो ऋण जो होता है, उस पे जो ऋण लगता है, तो वो आप उसको चुकाते हैं। तो वो क्या होता है, राजकोषीय घाटे के अंतर्गत चला जाता है। तो ये बचने के लिए काम किया गया। तो सही है, एक दूसरे को सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि ये और दूसरे कारण कथन और कारण का ही क्वेश्चन है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए ये सब सारा क्वेश्चन क्या है, एकदम मतलब आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है। तो थोड़ा सा शुरू में क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा फिर टफ टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी एफडीआई प्रभाव आकर्षित कर रहा है, जो 230 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्राप्त है। सही बात है। अब देखिएगा कि भारत जो है भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष ऋण आकर्षित कर रहा है। सरकार ने कोप 26 में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। सरकार के अनुमान के अनुसार वर्तमान निवेश अगर इस तरह का रहा तो हम लक्ष्य तक सकारात्मक रूप से क्या कर सकते, पहुंच सकते। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए, सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PLI जैसे अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाएं हटा दी है। सभी देखिए, अब लग तो रहा है कि बिल्कुल सही है, ये भी सही टिक कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी चीज हटा दिया गया है? देखिए इसी बात को पकड़ना है। नहीं, सभी को नहीं हटा दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी तो आप देखिएगा दिक्कत क्या है, लैंड एक्विजिशन का अगर आप बात कीजिए तो लैंड एक्विजिशन क्या है, आसानी से आपको नहीं मिल पा रहा है। और उसके बाद आप ये देखिएगा तो जैसे बिजली वितरण कंपनी है, तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ भी वित्तीय स्थिति का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा समस्या दूर कर दिया, कुछ समस्या अभी भी बना हुआ है। तो ये आपको उतना सही नहीं जा रहा है। तो आंसर आपको नहीं मार सकते हैं, ए सही और आर गलत मार दीजिए, सी आप लगा सकते हैं। ऐसे जो उसका आंसर आएगा उससे पता चलेगा, लेकिन ये सभी समस्या नहीं दूर किया गया है। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को क्रमबद्ध करें। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना, देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना जो है ये 15 अगस्त 2021 को शुरू हुआ, 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है आपको 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। तो आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा जो है मई 2020 में। अब देखिए PLI योजना नई क्षेत्र वस्ट ड्रोन सेमीकंडक्टर के विस्तार के लिए। तो ये कब किया गया आपको, सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में। अब देख लीजिए तो कौन सा आपका ये करना है, कालानुक्रम बताना। सबसे पहले क्या हो गया आपको,
तो 15 अगस्त 2001 नंबर हो गया आपको, ठीक है। ओ सॉरी 20 है ना, सबसे पहले 20 है तो 3 नंबर, 3 हो गया। उसके बाद आपको 21 में क्या हो रहा है, 21 में 2 चीज़ हो रहा है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 1, और 21 में फिर ये हो रहा है 4 नंबर, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 2 नंबर, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में समझाइए, इसको यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब हुआ आपको, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोल रहा है ना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, और प्रधानमंत्री जनधन योजना कब हुआ, 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। पीएम किसान योजना, तो पीएम किसान योजना जो है आपको 2019 में, आप अटल पेंशन योजना 2015 में, तो 2015 में अटल पेंशन योजना जो 2015 में हुआ है 9 मई को, 9 मई 2015, तो देखिए ये 8 अप्रैल 2015, ये 9 मई, सबसे पहले क्या हुआ 8 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जनधन योजना सबसे पहले 2 नंबर किस में दिया हुआ है, देखिए 2 नंबर ऑप्शन सिर्फ एक में ही दिया है, तो यही हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको दिख भी रहा है कि 2019 पीएम किसान योजना 3 नंबर, 3 लास्ट में है, तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO के तहत कृषि समझौता AO सब्सिडी ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत किया गया, सही बात है। एक ग्रीन बॉक्स, 3 वर्ग में सब्सिडी को वर्गीकृत किया गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में। भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संचालन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होता है उसमें उस तरह का सब्सिडी आता है जो व्यापार को बाधा नहीं पहुंचाता है, जैसे कि अनुसंधान कार्य हो रहा है कृषि के लिए या कीट नियंत्रण के लिए हो रहा है, तो वो आता है। लेकिन भारत जो देता है MSP वो एम्बर बॉक्स के तहत देता है। तो एम्बर बॉक्स क्या आता है कि ये सीधे सीधे कीमत पर ही सब्सिडी दे देता है। तो कीमत पे सब्सिडी देने का मतलब कीमत को क्या हुआ, प्रभावित करना हुआ। तो इससे क्या हो गया कि प्रतिस्पर्धा को क्या करता है, कम करता है। जैसे कोई भी देश यहाँ आके बेच सकता था अपना, लेकिन भारत क्या कर रहा है, सब्सिडी दे दे रहा है सरकार, तो इसका रेट जो क्या हो जा रहा है, काफ़ी कम हो जाए। जैसे कि अपने यहाँ अनाज देखिए ना, 1 रुपया में आपको मिल जा रहा है, तो ये क्या एक अलग तरह का सब्सिडी दे दिया रहा है। या MSP पे सरकार सामान खरीद ले रही है, तो उसका लागत क्या हो जा रहा है कि जितना उसको पूंजी लगा उससे ज़्यादा उसको लागत मिल गया, तो कोई दूसरा देश सस्ते दाम पे यहाँ आके नहीं बेच सकता, प्रतिस्पर्धा को खत्म किया जाता है। तो ये गलत हो गया आपको, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी नहीं को एम्बर बॉक्स सब्सिडी हो जाता है। WTO के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान विकासशील देशों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है, सही बात है। भारत जैसे देश को सब्सिडी देने के लिए रोका नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये भेदभावपूर्ण और लचीला बनाता है, तो सही चीज़ है। तो सिर्फ 1 और 2 आपका सही है, 3 गलत है। तो 1 और 2, 1 और 3 सही है, 2 गलत। देखिए वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे की GDP को 3% कम करने का प्रावधान करता है। किसके विषय में बताया जा रहा है, FRBM के तहत वित्तीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन। और दूसरा कह रहा है कि देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि FRBM है क्या, या फिर ऑप्शन ही देख लेते हैं। वह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में, सही बात है, ये भी सही था आपको। और देखिए केंद्रीय अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है, ये सही है। तीनों का तीनों सही है। अब इसको अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो अब ये देखिएगा कि FRBM जो है आपको, इसमें ये अधिनियम भारत को राजकोषीय अनुशासन मतलब फिस्कल डिसिप्लिन लाने
के लिए बनाया गया था, ताकि सरकार अपने खर्चों और उधार पर नियंत्रण रख सके। इसके लिए बनाया गया था FRBM को। अब इसमें क्या है कि जैसे पहला पहला जो कहा है कि अधिनियम राजकोषीय घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करने का प्रावधान करता है। तो इसमें यह है कि राजकोषीय घाटे को GDP का 3% तक लाना, GDP का 3% तक लाना और राजकोषीय घाटे को पूरी तरह समाप्त करना, मतलब 0% तक लाना, इसका लक्ष्य है। यद्यपि समय समय पर इन लक्ष्यों की समय सीमा बदलती रहती है, लेकिन अधिनियम का मूल प्रावधान यही है। तो पहला तो सही होगा। दूसरा देखिए कह रहा है यह सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता और सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। तो इसमें कह रहा है कि FRBM अधिनियम सरकार को अपनी कमियों को पूरा करने के लिए सीधे रिजर्व बैंक से पैसे उधार लेने से रोकता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अत्यधिक नोट ना छापे और महंगाई नियंत्रित कर सके, और ये सही है। और तीसरा देखिए, अधिनियम केंद्र सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि और वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को बताता है। ये भी क्या हो गया आपका, सही है। तो इसमें क्या है कि ये अधिनियम जो है आपको, ये अब वित्तीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति विवरण को ये बताता है। ठीक है, तो आंसर आपका सारा का सारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में बोला गया है। पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य उद्देश्य। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 जो है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 51 से 56 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और ऊर्जा था। कृषि विकास पर सिंचाई और ऊर्जा, कृषि विकास पर सिंचाई ऊर्जा, तो एक ये हो गया कृषि विकास पर सिंचाई, 1 का 2 हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56 जो था, ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो इसका तीव्र उद्योगीकरण, पीसी मॉडल आधारित तीव्र उद्योगीकरण, ये सही है आपको। ये 3 हो गया इसका, ये 3 हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योगों का विस्तार। तो अन्न में आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योगों का विस्तार, तो ये 4 हो गया यहाँ पे। और 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता से था, तो 1 नंबर हो गया। तो क्या हो गया ये आपको, देख लीजिए, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 नंबर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। देखिए, निम्नलिखित समितियों और उनके संबंध क्षेत्र के साथ मिलाइए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि नरसिम्हन समिति है 1951 से 1958, तो ये आपको वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सेक्टर से था। वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सेक्टर से था, सही चीज है, सही चीज है ये आपको। केलकर समिति वित्तीय समीकरण और सुधार से था। रंगराजन समिति गरीब का अनुमान और संबंधित पद्धति से था। रघुराजन समिति पिछड़े वर्ग और पहचान वित्तीय समावेशन से था। तो ये आपको इसका आंसर 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। तो 1 नंबर ही इसका आंसर हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में हैं? तो ये इसका क्या हो जाता है, 33.76%, 33.76%। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? कोई नहीं है 33, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब देखिए, 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ गया है। वर्ष 2025 में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको कनाडा में आयोजित किया गया था। कनाडा में आयोजित किया गया था, कनाडा के कनानिकिस में। अब देखिए, भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो 2027 में आयोजित की जाएगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियन भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। भारत को कुल 14 पदक मिले थे, जिसमें 8 क्या था, स्वर्ण पदक था। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू किया है? तो कहाँ, किसने शुरू किया है? बिहार ने ई वोटिंग शुरू किया है। और इसमें जो है पहली लेडीज जो है वो क्या नाम है, विभा कुमारी, देश की पहली ई वोटर बनी। और ये लेकिन सबसे पहले तेलंगाना में ड्राई रन परीक्षण 2021 में ही किया गया था। अगर ड्राई रन परीक्षण पूछेगा तो तेलंगाना मारिएगा। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। बिजनेस रेडी परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? बिजनेस रेडी, तो ये आपको विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है, विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जगह पे इसे लाया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पे इसे लाया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में की थी। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो यही होता है, कुछ आसान मिलेगा, कुछ टफ मिलेगा। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी थी? तो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा 1948 में दी थी। कब दी थी? 1948 में दी थी। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, किसने कहा था? तो ये डेविड डीमॉक ने कहा था, डीमॉक ने कहा था। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है 50 नंबर से। कह रहा है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। सही बात है, नाम से ही निकट है तो दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। दूर की वस्तु क्यों नहीं देखेगा? कि ये रेटिना है यहाँ पे, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? निकट में ही बन जाएगा, यहीं बन जाएगा, नजदीक, यहाँ नहीं आके पहले ही बन जाएगा। तो यहाँ देखिए दूर की वस्तु प्रतिमा के रेटिना के पीछे बनती, नहीं पीछे नहीं आगे बनती है ना, तो ये गलत हो गया। तो असर्शन ये सही हो गया, आर क्या हो गया? गलत हो गया। आसान क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पृथ्वी द्रव्यमान m को क्या किया जाए? 2m कर दिया जाए। अब और त्रिज्या को आधी कर जाए, r बराबर r/2 कर दिया जाए, तो पृथ्वी की सतह पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? तो g अपरिवर्तित रहे। तो भार का मतलब हो गया, पहले f निकाल लीजिए, तो f बराबर क्या हो जाता है? g/m/r²। तो पृथ्वी का भार को क्या किया? पृथ्वी का भार दुगुना कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे m, देखिए सिंपल सा जो है, एक तो पहला केस ये हो गया और दूसरा केस क्या हो जाएगा? दूसरा केस देखिएगा तो m के जगह पे क्या हो जाएगा? 2m, इसको दुगुना कर दिया ना, यहाँ देखिए मास को दुगुना, r को आधा, तो r के जगह पे क्या हो जाएगा? 2r। ये 2r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ये स्क्वायर है, r2 नहीं, यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 दूनी 4, और ई 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो 8m अब बट्टे r²। तो यहाँ देखिए ई m तो ले ही लीजिए, यहाँ g ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है? m बट्टे r² है, यहाँ पे क्या है? m बट्टे r², लेकिन 8 ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8mg हो जाएगा। और ई तो फोर्स निकला ना, तो भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर होता है m इंटू जी होता है, m इंटू जी। तो आप तो यहाँ पे f निकाल लिए और g लगा देना है, तो 8mg सी नंबर हो जाएगा 51 नंबर का। आसानी से देखिए बना दिए इसको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 सोलेनॉइड P और Q समान लंबाई कुंडलित है तथा दोनों समान धारा प्रवाहित हो रही है। सोलेनॉइड P की लंबाई Q की लंबाई से दोगुनी है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है? क्वाइल होता है इस तरह का, ठीक है, क्वाइल के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। तो अब इसमें देखिए सब कुछ समान है, समान, जैसे कुंडली है, कुंडली में कितना बार मुड़ा हुआ है, ठीक है, सोलेनॉइड में, तो ई कुंडली भी समान करता है, एन भी क्या है? समान है। एन क्या है? नंबर ऑफ कुंडल जो है समान है। समान धारा आई भी क्या है? इसका समान है। और सोलेनॉइड की लंबाई खाली एल जो है ये पी की लंबाई क्यू की लंबाई से दोगुनी है, तो पी की लंबाई क्यू की लंबाई से दोगुनी, तो एक 2 हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, तो पी ये क्यू वाला का है,
तो इतना हम लोग समझ गए। तो अब देखिए इसका फार्मूला जो होता है आपको क्या होता है, सोलेनोइड का आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए इसका फार्मूला जो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई होता है, और ये इसके जगह पे एन के जगह पे हम लोग क्या देते हैं, एन बटा एल इंटू आई। अब देखिए इसमें क्या क्या खत्म है, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो आई का धारा समान समान है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ क्वाइल भी एन जो है नंबर ऑफ क्वाइल होता है, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बच क्या गया, सिर्फ एल ना बच गया। तो बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। अब देखिए एल यहाँ पे क्या कर दिया, दो गुना है। तो अगर किसका बीपी का पूछा जा रहा है तो पी का एल दो गुना है, तो इसका बी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आधा हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा और क्यू का 2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा बी नंबर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताइएगा, मैं समझा दूंगा कि बहुत टाइम लग रहा है। देखिए यदि समान धारा, समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे और लोहे के तारों को प्रवाहित की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दोनों तार मतलब क्या कह रहा है कि एक आपको आयरन का है, एक आपको कॉपर का है, एक आयरन का है एक कॉपर का है, तो समान लंबाई है, एल दोनों का समान है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तांबे लोहे के तार से प्रभावित की जाती है, कौन सा कथन सही होगा, दोनों तार समान ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तांबे की तार लोहे की तार की तुलना में अधिक ऊष्मा करेगी। देखिए अब देखिए ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद, ऊष्मा उत्पन्न होता है रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, प्रतिरोध के कारण। तो हम लोग प्रतिरोध बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला देखिए, प्रतिरोध आर बराबर होता है, प्रतिरोध आर बराबर होता है रो एल बटा ए। अब देखिए लंबाई समान कर दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रतिरोध ही, ये रेसिस्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा, तो जिसका रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा वो उसमें उतना ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा। तो आप जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, लोहा या कॉपर, तो कॉपर होता है सुचालक, तो ये ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है। इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस इसमें क्या होगा, कम होता है, रेसिस्टिविटी इसका क्या होता है, कम होता है। तो रेसिस्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। इसका मतलब इसमें ज़्यादा आपको ऊष्मा ज़्यादा इसमें निकलेगा आयरन में। ये ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे हम लोग। दोनों तार में समान ऊष्मा नहीं निकलेगा क्योंकि रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। दोनों तांबे की तार में लोहे की तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते नहीं, जो कम सुचालक होगा वो ज़्यादा ऊष्मा निकालेगा। लोहे की तार तांबे की तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, लोहे की तार अधिक करती है, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए बात को। कक्षा तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है एडिटोरिया में। तो सबसे ज़्यादा सघन माध्यम वाला में ये ध्वनि है ना, तो ध्वनि सबसे सघन माध्यम में ज़्यादा होता है, तो लोहा फिर जल तब वायु, तो बी नंबर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ है, देखिए कह रहा है मिट्टी के तेल केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है और जो जल के अपवर्तनांक 1.3 से अधिक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए घनत्व किसका ज़्यादा होगा, मिट्टी तेल या वाटर का, तो मिट्टी तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो घनत्व किसका ज़्यादा है, पानी का घनत्व ज़्यादा है। लेकिन पानी का घनत्व ज़्यादा है ना, लेकिन पानी का ये अपवर्तनांक क्या है, कम है। लेकिन उल्टा कह रहा है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये इसका द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान घनत्व क्या है, ज़्यादा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया, तो इससे ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सही और गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है एक टीन से बना हुआ फ्यूज तार इस प्रकार बनाया जाता है कि जब वह विद्युत धारा 10 एम्पियर से अधिक हो जाती है तो वो पिघल जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा देखिए फ्यूज जो लगाया जाता है उस सीरीज में लगाया जाता है, क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, या फिर हम साइंस का जो सेट करवाए, साइंस का जो एडीओ के लिए जो हमने 2 घंटे का जो सेट करवाया है उसे आप जरूर देखिए, वहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ सोचिए कि ये एक फ्यूज लगा हुआ है
और आगे आपका कोई अप्लायंसेस लगा हुआ, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह लगा हुआ, तो ये फ्यूज जो है ऐसा सेट किया गया है कि 10 एम्पियर करंट बहेगा तो ही चलेगा, नहीं तो ये गल के खत्म हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट बना देगा। फ्यूज का ही मतलब होता है यदि उसी पदार्थ के फ्यूज तार से किसी विद्युत उपकरण को 30 एम्पियर की धारा सुरक्षित प्रवाहित करना। अभी 10 एम्पियर में गल जा रहा था ये, अब नहीं कहा कि 30 एम्पियर तक आप इसमें प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अब फ्यूज वही है, ठीक है, अब उसमें 30 तक आपको करना है, अप्लायंसेस 30 एम्पियर तक बर्दाश्त करते रहना है, ऐसा फ्यूज बनाना है। तो अब देखिए आपको इसके लिए फार्मूला आपके पास क्या है, आर बराबर रो एल बटा ए फार्मूला है आपके पास। तो रो तो वही होगा, तार वही है, टीन का ही तार बना हुआ, तो रो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है जिस मटेरियल के ऊपर, तो रो में तो परिवर्तन आएगा नहीं। अब लंबाई में परिवर्तन कीजिएगा कि एरिया में परिवर्तन कीजिएगा। तो आप देखिए कि अगर प्रतिरोध, अब 30 एम्पियर का करंट गुजारना है तो प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्रतिरोध कम करने के लिए एरिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। एरिया बढ़ाइएगा तो आर घट जाएगा, और यहाँ आर को ही तो घटाना है, तब ना 30 एम्पियर करंट आप बढ़ा दीजिएगा। तो एरिया को हमको क्या करना है, मोटा कर देना। देखिए अब ऑप्शन में आइए, फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई बढ़ाए, इससे उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े। हाँ, फ्यूज तार हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा, आसानी से निकाल दिए हम लोग, सही बना दिए। अब देखिए संतुलित बल वो होता है जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है, इधर से भी फोर्स लगाए, इधर से भी लगाए, इधर से भी लगाए, कहीं नहीं जा रहा, नेट फोर्स जीरो, उसको संतुलित बल कर रहे हैं। जो लकड़ी का ब्लॉक दोनों ओर से समान बल लगाने पर स्थित रहता है, इसे ही क्या कहते हैं, नेट फोर्स। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम क्या बताया, जड़त्व का नियम बताता है। तो जड़त्व का, जब वस्तु विराम अवस्था में चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ये क्यों होता है, जड़त्व के कारण होता है। तो न्यूटन आपको जड़त्व का नियम बता रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे 2 नंबर, और यहाँ पे ये हो गया आपको 3 नंबर। गति का द्वितीय नियम क्या बताता है आपको, फोर्स का फॉर्मूला बताता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। या भी कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन का सिद्धांत भी बताता है आपको, न्यूटन्स का द्वितीय नियम। देखिए क्षेत्र रक्षक तेज गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। हाथों के पीछे की ओर खींचता क्या है, देखिए फोर्स बराबर होता है डेल पी बटा डेल टी। तो ये मोमेंटम जो है, मोमेंटम को क्या करता है, मोमेंटम जो हाथ पे लगने वाला है, मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये मास तो गेंद का होता ही है, जिस वेलोसिटी आ रहा है उसके टाइम को बढ़ाने के लिए ये हम लोग डेल टी को क्या कर सकते हैं, डेल टी को बढ़ाने के लिए हाथ को धीरे धीरे पीछे करते हैं। तो किसका नियम है, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है। तो ये क्या हो गया, 4 नंबर हो गया आपको। अब न्यूटन गति का तृतीय नियम, तो ये यहाँ तो बंदूक की गोली से दागी जाती है तो बंदूक पीछे को झटका देती है, तृतीय एक्शन इजकल टू रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपको, यही हो जाएगा आपका, सारा मैच है, बता ही दिए हैं आपको। अच्छा यहाँ पे आ गया हम लोग, हाँ यहाँ पे 60 नंबर। 60 नंबर में क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के बिंदु में प्रवेश करता है तो वह प्राथमिक इंद्रधनुष बनाता है। तो प्रकाश के पथ पे घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम बतावे। इसमें क्या होता है देख लीजिए, ये बूंद है, और जैसे ही क्या हुआ कि आपको सूर्य का किरण आया यहाँ पे, यहाँ आया, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, ये इस तरह से डेविएट हो जाएगा। जाना था इस बात पे लेकिन डेविएट हो गया। और डेविएट होने के बाद ये क्या होता है कि इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अलग अलग कलर में वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। अब वर्ण विक्षेपण के बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल मतलब पूरा का पूरा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और जैसे जैसे बाहर की तरफ आएगा तो फिर इसका अपवर्तन होता है यहाँ पे। तो पहले तो अपवर्तन हुआ, फिर विक्षेपण हो गया, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, बाद में फिर अपवर्तन हो गया, और ये आपको अलग अलग कलर में क्या होगा, दिखने लगेगा। तो सब यहाँ पर देख लीजिए क्या घटना घट रहा है। सबसे पहले आप क्या देखिए, अपवर्तन हुआ, अपने एंगल को क्या किया, मोड़ दिया, अपने पथ से विमुख हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अपवर्तन के बाद विक्षेपण हो गया, है ना, अलग अलग भाग में टूट गया, तो विक्षेपण हो गया। और जितना विक्षेपित हुआ सब अपना अपना क्या किया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर उसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो यही ऑप्शन जा रहा है, हाँ ये डी नंबर हो जाएगा।
घंटा धातु किसका एलवाय है? तो घंटा धातु किसका एलवाय है बताइए? कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का, बी नंबर हो जाएगा। कॉपर और टिन का आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है किस में? तो आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन क्या हो जाती है? शीघ्रता से घुल जाती है। शीघ्रता से घुलकर बैगनी कलर का प्रकाश। निम्नलिखित कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है? तो ये देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। अब देखिए 2 ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 चाहिए होता है। यहाँ देखिए 3, तो यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन आ गया, तो ये ले लिया इसका, ये ले लिया इसका, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये भी ले लिया। अब देखिए एक OCl2 ही है ना, सॉरी एक को ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख लीजिए यहाँ इसके साथ तो ले लिया, यहाँ पे बच गया। अब देखिए इसके पास क्या है? एक अलग से इलेक्ट्रॉन बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। ये कभी अस्थाई नहीं रहता, इस तरह का स्थिति में अस्थाई नहीं रहता, तो आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन रहता है? Cl2O7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, अस्थाई तो इसका बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? तो कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्षार होता है। तो NaOH मेटल का हाइड्रोक्साइड क्षार होगा, KOH मेटल का हाइड्रोक्साइड क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? क्षार होता है। लेकिन ये क्या है आपको? C2H5 क्या है? ये अल्कोहल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आपको क्षार की तरह काम नहीं करेगा, तो आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय जो है, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग -1 लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन के लिए -2 लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इस अगर मैं यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है? 4 में ऊपर -2 कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन पे 1 होता है, तो 4 दूनी 8, -8 हो गया। अब -8 में +1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -7 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन पे +7, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो सॉरी अस्थाई होगा, ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो जो सबसे कम अस्थाई होगा वही सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। वन मिनट। तो ये सॉरी यही आंसर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, सिंपल सा। यहाँ पर देख लीजिए ना, ऑक्सीजन -2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन का +1 हो गया, तो यहाँ +3 ही हो गया ना। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे -2, यहाँ +1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यहाँ -2, तो 3 दूनी 6, यहाँ +1 तो 5, तो यहाँ क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में निश्चेतक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो निश्चेतक की तरह ऑप्शन देखिएगा, एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल, इथर तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं, शुरुआत में इथर से ही बेहोश किया जाता था, डॉक्टर वगैरह करता था। निम्नलिखित में कौन सा आयरन, निम्नलिखित में आयरन किसका अवयव है? तो आयरन क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में क्या है? आयरन पाया जाता है, डी ठीक है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो किसी भी मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो फास्फोरस नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, मतलब ये अम्लीय है, 4 नंबर हो जाएगा इसका, इसका 2 नंबर। अल्मीनियम ऑक्साइड एम्फोटरिक होता है, उभयधर्मी, 1 नंबर हो जाएगा। और सोडियम ऑक्साइड ये शक्तिशाली क्षारीय है, 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 सही है। कठोर जल, कठोर जल में निम्नलिखित में से किस लवण, कठोर जल में निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट, ये सब ही क्या होते हैं? लवण होते हैं, तो ठीक है ये। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3, इसको ठंडा में CO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, NaH
CO3 बना देता है। तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, 70 नंबर का ये हो जाएगा। 71 पे आ जाइए। कुफरी किसकी प्रजाति है? तो कुफरी आलू की प्रजाति। कुफरी आपको हिमाचल प्रदेश में है, तो उसका कोई भी आलू का जो नाम है ना, तो वहाँ पे सब में कुफरी ही लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी, ये सब जो है आलू की अधिकांश किस्मों का नाम है। टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? टीलोफाइलम जीवाश्म आपको राजमहल की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कैथेरंथस रिजियस क्या है? तो कैथेरंथस जीरियस जो है आपको ये सामान्य भाषा में इसको सदाबहार कहा जाता है, और ये आपको बिन क्रिस्टिन और बिन ब्लास्टिन नामक एक अल्केलॉइड मिलते हैं जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। तो बिन क्रिस्टिन हो जाएगा, ये हो जाएगा बिन क्रिस्टिन, और कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि दारूवाहिका मतलब जाइलम भेसल, जाइलम भेसल, भेसल का जाइलम फ्लोएम नहीं समझिएगा, वाहिका मतलब जाइलम भेसल का बात किया रहा है कि जाइलम के अंदर ट्रैकिट्स होता है और जाइलम भेसल होता है, तो उसका बात जाइलम भेसल का बात किया जा रहा है। जो जल संवहन में सहायक समानता किसमें मिलती है? तो देखिए ये किसमें मिलती है? आपको आवृत बीजी में मिलती है, आवृत बीजी में मिलती है, आवृत बीजी में मिलती है। अनावृत बीजी जो होता है, और ये टेरिडोफाइट्स, देखिए जाइलम फ्लोएम तो पाया जाने लगता है, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है, और आपको एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन वो सब ट्रैकिट्स से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अनावृत बीजी जो एंजियोस्पर्म है उसमें आपको जाइलम भेसल से ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बी हो जाएगा। अब देखिए इनमें से मसाले के रूप में किसका उपयोग होता है? तो मसाले के रूप में लाइकेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? लाइकेंस का उपयोग किया जाता है। एस्पाइरुलिना निम्नलिखित में से एस्पाइरुलिना संबंधित निम्न तत्व बताइए। प्रोटीन संपन्न है, प्रोकैरियोट्स है, सही बात है, प्रोटीन संपन्न है, प्रोकैरियोट्स भी है आपको, और हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट है क्या? ये गलत है, हेट्रोसिस्ट नहीं होता। हेट्रोसिस्ट आपको नॉस्टॉक और एनेवेना में पाया जाता है। नॉस्टॉक और एनेवेना में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया नॉस्टॉक एनेवेना है उसमें पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट में नहीं पाया जाता। तो 1 और 2 आपका क्या है? सही है, प्रथम और द्वितीय सही है। जैसे नीचे दिए गए कथन और अससन दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण का तापमान बढ़ता है, सब जानता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जंगल की कटाई व मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ है। सही, एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ये सही हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। निम्न जीवों में विकास का सही क्रम रखते हुए नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। अब देखिए फाइटोपैथरा है, एग्रिकस है, अल्टोनोरिया है, अमारचेला है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा तो फाइटोपैथरिया ये ओमिसाइट होता है। क्या है? ओमिसाइट। फाइगोसिटस के अंतर्गत भी इसे लाया जाता है। और ये मार्चेला जो है आपको एस्कोमाइसिटस होता है, और जबकि एग्रिकस जो है ये आपको बेसिडोमाइसिटस का सदस्य है, बेसिडोमाइसिटस का सदस्य। और अल्टेन ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसका ऑप्शन आपको ये वाला सही हो जाता है, 1 के बाद 4, 1 4 2 3, ये डी सी नंबर। तो टफ क्वेश्चन है, मतलब इसको स्किप ही कर सकते हैं आप, नहीं ध्यान में है तो। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ एडिटोरिया के सेट में। तो IBA इंडोब्यूटारिक, इसका जो पूरा नाम होता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड नाम होता है। IBA एक तरह का ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो ऑक्सीजन का क्या काम है? जड़ का विकास करना, मतलब ये टिप पे रहता है ऑक्सीजन, तो जड़ के टिप पे और स्टेम के टिप पे रहता है। तो जड़ दिया हुआ है तो जड़ मार देंगे। जिबरेलिन क्या करता है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाता है, तो पौधे में वृद्धि करा दिया। एब्सिसिक एसिड क्या है? ये आपको
एंटी हार्मोन टाइप का कह सकते हैं इसको। तो ये बीज को सुसुप्त कर देता है, बीज को सुसुप्त कर देता है, ताकि अगर एडवर्स कंडीशन है तो बीज बचा हुआ रहे। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में काम करता है। तो ये आपका हो गया। एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। मछली में आपको गिल्स पाया जाता है, मेढक में आपको फेफड़ा पाया जाता है, कॉकरोच में भी ट्रैकिक सिस्टम पाया जाता है। केचुआ क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक के अलावा इनमें से कौन सा तकनीक है, इसको मेसेरन कहा जाता है। ठीक है, मेसेरन ही हम लोग कहते हैं। मेसेरन में क्या होता है कि इसमें ऊतक को रसायन से भिगो कर नरम किया जाता है, ताकि उनकी कोशिकाओं को अलग करके माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन किया जा सके। तो ये आपको हो गया ये। सर यहाँ पे मेसेरन यहाँ पे दिया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है, गोल्जी उपकरण के बारे में के कामों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़े। इसमें मौजूद मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाइड करना, सही बात है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूसिन निकालना, सही बात है। कीट भक्षी पौधों का स्लाइम बनाना, ये सही है। सारा का सारा क्या हो जाए आपको, सब का सब सही है। कलर ब्लाइंड्स महिलाओं की तुलना में पुरुष में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कलर ब्लाइंड्स का जीन जो होता है, एक तो रिसेसिव जीन होता है, ठीक है, और जैसे ये दो है जीन, ये आपको रिसेसिव जीन बी है, छोटा वाला, इसी के कारण से कलर ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन जब ये बड़ा वाला बी के प्रभाव में रहेगा ना, तो इसका असर नहीं होगा। तो अब सोचिए, महिला के अंदर हेट्रो है, अगर मतलब ये स्मॉल और ये है, तो फिर आपको क्या होगा कि उसके अंदर दिखेगा नहीं। लेकिन यही वाला अगर पुरुष के अंदर, क्योंकि पुरुष में एक तो वाई है, एक ही एक्स है, और ये आ गया, तो ये अपना प्रभाव क्या करेगा, दिखाएगा। जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है ना, सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होते कलर ब्लाइंडनेस होते, बिल्कुल क्या है, सही है। सही क्रम में मेसोजोइक, आर्कोजोइक और ये क्या है आपको, पेट्रोजोइक। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसका सही कालानुक्रम क्या है, तो ये याद रखिएगा, सही कालानुक्रम क्या है हम बता देते मुंह से ही। आर्कियोजोइक होता है, ठीक है। आर्कियोजोइक के बाद पेट्रोजोइक होता है, पेट्रोजोइक के बाद पेलियोजोइक होता है, पेलियोजोइक के बाद आपको मेसोजोइक होता है, और मेसोजोइक के बाद आपको काइनोजोइक या सिनोजोइक भी कहते हैं, ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बीच से उठा के पूछा गया था, शुरू का छोड़ के। मेढक के टेडपोल आयोडीन की कमी से क्या होगा, तो आयोडीन के कारण ही जो होता है, टेडपोल लार्वा जो है वो टेडपोल लार्वा जो है वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ होता है और मेढक बन पाता है। लेकिन जब इस मेटामॉर्फिस, इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिस कहते हैं। लेकिन आयोडीन की कमी रह गई तो मेटामॉर्फिस से क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो मेटामॉर्फिस में क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो सोडियम की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उसको पीसीटी कहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी कहते हैं। कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सिंग वाले गेंडे का नया घर है, तो ये आपको दुधवा। ऐसे तो कहाँ पे है, एक सिंग वाला जो है आपको ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है, लेकिन इससे दूसरा घर दुधवा को वहाँ पे लाया गया है। राइनो री इंडक्शन प्रोग्राम के तहत, इंट्रोडक्शन के प्रोग्राम के तहत इसे लाया गया है, तो दुधवा में इसे रखा गया मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए जिम्मेदार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच दिया हुआ है, तो एथिल अल्कोहल ईस्ट सही है। चीज तो आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनेगा, गलत हो गया। एसिटिक एसिड ये भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। दही एजिटोबैक्टर, गलत हो गया। तो जो सही मैच किया हुआ जोड़ा है, तो सही मैच किया जोड़ा कौन सा हो जाएगा आपको, यही एथिल अल्कोहल वाला हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड भी गलत हो गया, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नहीं होगा। न्यूरॉन में रिफ्रैक्टिव पीरियड का वो समय होता है जब पूरी तरह एक्साइटेबिलिटी में इनमें नहीं होती है। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड का बात कर रहा है, अब बोल रहा है एक्साइटेबिलिटी इनमें नहीं होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के समय ऐसा होता है, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के समय होता है। पोलराइजेशन नहीं, गलत, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। ये एक्चुअली में देखिए क्या है, डिपोलराइजेशन क्या, जब न्यूरॉन उत्तेजित होता है उसको डिपोलराइजेशन कहते हैं, और सोडियम आयन अंदर आ जाता है।
तो इस दौरान वो किसी और सिग्नल को नहीं ले सकता है। उसे क्या कर, डिपोलराइजेशन का क्या मतलब हो गया, जब न्यूरॉन उत्तेजित रहता है उसे डिपोलराइजेशन कहते हैं, और सोडियम उसके अंदर आ गया तो अब वो उत्तेजित हो ही नहीं सकता। तो वही पूछ रहा है कि उत्तेजित नहीं हो सकता है, तो इसी समय को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। और वही उसके बाद देखिए रिपोलराइजेशन किसे कहते हैं, कि जब न्यूरॉन वापस शांत स्थिति में आने की कोशिश करता है तो उस दौरान भी उसे उत्तेजित करना मुश्किल होता है, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाता है। 91 से आपको क्या है, मैथ का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वहाँ पे देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास किया था, इस कारण से ऐसा हो गया है। ठीक है, और इसे भी बता दिया जाएगा आपको। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।